नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक के साथ अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, एमसीक्यूज की अपनी सीरीज चल रही है, जिसमें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके कम से कम 2 से 3 प्रश्न अपन को एग्जाम में देखने को मिले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नेशनल इनकम के बारे में। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। राष्ट्रीय आय क्या है, किस कॉन्सेप्ट में इसको अपन काम में लेते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में मैं आपके साथ डिस्कशन आज करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। साथियों, सबसे पहला प्रश्न आप सभी साथियों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। प्रश्न हमें दे रखा है कि राष्ट्रीय वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। ये एस है, ध्यान रखिएगा, सीएसओ, एनएसएसओ या एनएसओ या सभी के द्वारा। तो प्रश्न आपसे यह पूछा गया है कि वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना की बात करूं तो वर्तमान समय में एनएसओ के द्वारा की जाती है। एनएसओ में सीएसओ प्लस एनएसएसओ, इन दोनों का क्या कर दिया गया है, मर्ज किया गया है। और इसका मर्ज 23 जुलाई 2019 को इन दोनों का क्या किया गया, मर्ज किया गया। 23 जुलाई 2019 को इनको मर्ज करके एनएसओ का गठन किया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का गठन किया गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया। तो पहले इन दोनों का जो भी काम था, चाहे वो राष्ट्रीय की गणना का हो, चाहे वो मुद्रास्फीति की गणना का कार्य हो, या एनएसएसओ की बात करूं तो चाहे वो गरीबी के मापन का कार्य हो, सारे के सारे कार्य अब किसके द्वारा किए जाएंगे, एनएसओ के द्वारा किए जाते। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है। प्रश्न संख्या 2 अपन से पूछा गया है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा है क्या। राष्ट्रीय आय की अवधारणा है क्या, प्रश्न ये पूछा गया है। क्या राष्ट्रीय आय प्रवाह है, राष्ट्रीय आय स्टॉक है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा को हमें समझना होगा। राष्ट्रीय आय परिवर्तन को बताती, जैसे मैं बात करूं वर्ष 2021-22 के संदर्भ की बात करूं तो राष्ट्रीय आय का आंकलन होता है एक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में। तो इस वित्तीय वर्ष से पहले और इस वित्तीय वर्ष से बाद इन दोनों के बीच में जो परिवर्तन हुआ, जो फ्लो हुआ, जो बहाव हुआ, उस बहाव को बताने के लिए ही राष्ट्रीय आय का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय किसके संदर्भ में देखी जाती है, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में देखी जाती है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण जो माप है वो क्या है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय कब निकलती है, जब देश की राष्ट्रीय आय में आप देश की जनसंख्या का भाग लगाते हो तो प्रति व्यक्ति आय निकलती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, स्टॉक, ये राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है न कि स्टॉक है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट मार्केट प्राइस अवधारणा का संबंध किस पक्ष से लिया जाता है। देखिएगा, दो महत्वपूर्ण विचार हैं। वर्तमान समय में भारत के लिए या भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसका आधार बाजार मूल्य, यानी वर्तमान समय में भारत के संदर्भ की मैं बात करूं तो भारत में जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है वो ही एक महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है। लेकिन प्रश्न ये पूछा गया है कि इसका संबंध किस पक्ष के साथ है। क्या इसका संबंध मांग पक्ष के साथ है, क्या इसका संबंध पूर्ति पक्ष के साथ है, इसका संबंध बाह्य पक्षकारों के साथ है, या सभी के साथ इसका संबंध देखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमें इस चीज को समझना होगा कि जीडीपी की जगह एक नई अवधारणा आ चुकी है, जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वृद्धि एट मार्केट प्राइस। साथियों, सकल मूल्य वृद्धि ये बताती है कि
कि किसी वस्तु का रूप परिवर्तन करने के लिए, किसी वस्तु की उपयोगिता का सर्जन करने के लिए उस वस्तु के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई। ये किस पक्ष की ओर इशारा करता है? पूर्ति पक्ष की ओर इशारा करता है। दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन सोचने का, देखने का नजरिया अलग अलग है। इस चीज को अपन किस पक्ष की ओर से मानते हैं? पूर्ति पक्ष की ओर से मानते हैं। जबकि जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, इसका संबंध मांग पक्ष की ओर है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीडीपी का रिलेशन वो मांग पक्ष के साथ होता है, क्योंकि जीडीपी का जो सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला है, जिसको अक्सर एग्जामों में हम देखते हैं, वो सूत्र कौन सा काम में लिया जाता है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये कॉन्सेप्ट किस ओर इशारा कर रहा है? व्यय की ओर इशारा कर रहा है। और व्यय का संबंध किसके साथ होता है? मांग पक्ष यानी उपभोक्ता के साथ होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न आपके सामने है, सकल मूल्य संवर्धन, ग्रोस वैल्यू एडेड, जिसकी मैं बात कर रहा था, उसे किस वर्ष में अपनाया गया? यानी इस अवधारणा को किस पक्ष से किस वर्ष से काम में लिया जा रहा है? प्रश्न आपसे यह पूछा गया है। तो जीवीए की जो अवधारणा है, ग्रोस वैल्यू एडेड की जो अवधारणा है, वो वर्ष 2015-16 से माफ कीजिएगा, वर्ष 2015-16 से इसे काम में लिया जा रहा है। यानी 15-16 से भारत का फोकस, या भारत में जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि उत्पादन है, उसकी गणना किस बेस पर शुरू हो चुकी है? जीवीए के कॉन्सेप्ट पर शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय आय की मुद्रा संबंधी अवधारणा से प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय की मुद्रा संबंधी अवधारणा है, वो किस व्यक्ति के द्वारा दी गई। देखिएगा, राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट को जब अपन समझते हैं, राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट को जब अपन समझने का प्रयास करते हैं, तो अपने सिलेबस में इसकी परिभाषाओं से संबंधित भी मैटर दिया गया है। यानी राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा है, उस परिभाषा से संबंधित भी प्रश्न अपने सिलेबस में रखे गए हैं। इससे संबंधित बातें भी अपने सिलेबस में पूछी गई हैं। तो प्रश्न आपसे यह पूछा गया है कि इसका संबंध किसके साथ है? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के संदर्भ में, राष्ट्रीय आय की गणना के संदर्भ में किस अवधारणा को काम में लिया गया है? कि मुद्रा के मापन संबंधी बात की गई है। आय की मुद्रा संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा पीगू। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की जो गणना है, वो किस व्यक्ति के द्वारा या किसके द्वारा की गई? इस चीज को समझिएगा। भारत में क्या सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना साइमन कुजनेट्स के द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई? VKVR राव, VKVR राव के द्वारा की गई, या डिग्वी के द्वारा की गई? तो समझिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना है, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम गणना की गई। VKR राव के नाम ये है कि इनके द्वारा सन 1931-32 के संदर्भ में भारत की सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय की गणना की गई। इन्होंने जो आधार माने थे वो वैज्ञानिक थे, इसीलिए इनको राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक पद्धति का जनक माना जाता है। यानी राष्ट्रीय आय की गणना की जो वैज्ञानिक पद्धति है, उसके जनक के रूप में किसको माना जाता है? VKR राव को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा जाए उस बात को जरूर गौर में रखिएगा। प्रश्न संख्या
आर्थिक समृद्धि के लिए 7 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है। आर्थिक समृद्धि के लिए राष्ट्रीय आय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। आर्थिक समृद्धि के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय जो शब्द है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया, प्रश्न ये पूछा गया। तो आर्थिक समृद्धि के लिए राष्ट्रीय आय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाला व्यक्ति था वैश्विक स्तर पर, वो कौन था भाई, ध्यान दीजिएगा। इसका संबंध है साइमन कुजनेट्स के अनुसार। साइमन कुजनेट्स ने प्रयोग किया था सन 1934 में। सन 1934 में सबसे पहले जो आर्थिक समृद्धि है उस आर्थिक समृद्धि के परिप्रेक्ष्य में क्या शब्द काम में लिया, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में राष्ट्रीय आय शब्द काम में लिया गया। प्रश्न संख्या 8, वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय का माप क्या है। वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रीय आय के संदर्भ में सही माप है वो क्या माना जाता है। वर्तमान समय में भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय आय का सही जो माप है वो क्या माना जाता है। क्या भारत में जीएनपी एट मार्केट प्राइस वो राष्ट्रीय आय है। नंबर 2, क्या भारत में एनएनपी एट मार्केट प्राइस वो राष्ट्रीय आय है। ऑप्शन संख्या 3, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या ये राष्ट्रीय आय है। ऑप्शन नंबर डी, एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट क्या ये राष्ट्रीय आय, बताइएगा। इसके संदर्भ में राष्ट्रीय आय के मूल्यांकन का सही सूत्र क्या माना जाएगा। राष्ट्रीय आय के मूल्यांकन का सही सूत्र है वो क्या माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय आय का जो सही माप है वो एनएनपी एट मार्केट प्राइस है। यानी इसको मैं क्या बोल सकता हूं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और किस मूल्य पर, बाजार मूल्य पर। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कौन से मूल्य पर, बाजार मूल्य पर। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है वर्तमान समय में भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय आय। वर्तमान समय में यही कहलाता है भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या, राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या जोड़ा जाता है। साथियों देखिएगा यहां से अपनी कई बार अवधारणाओं के प्रश्न अपन से पूछे जाते हैं और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो इसी टाइप के प्रश्न बनेंगे। आपको कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो फिक्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। जीएनपी एट मार्केट प्राइस का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। नेशनल की जब बात आ जाए, जब बीच में एन आ जाए तो हमें यह याद रखना है कि अब हमने सिर्फ भारत की भौगोलिक सीमा की बात नहीं करनी है बल्कि संपूर्ण उस क्षेत्र की बात करनी है जहां से भारत के संसाधन कमा रहे हैं। यानी संपूर्ण, अगर ये मैं भारत की सीमा की बात मैं बोलूं तो और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ मुझे जोड़ना हो तो शेष विश्व में भारत ने जो कमाया वो जीएनपी। यानी अगर ये जीडीपी है, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस है और आपको इसमें विदेशों से प्राप्त आय आपने जोड़ दी तो अपने पास ये क्षेत्र किसका आ जाएगा, ये क्षेत्र जीएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। यानी आप, मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं वो समझ गए होंगे। जीएनपी का जो क्षेत्र होता है, जीएनपी का जो क्षेत्र होता है वो सामान्यतः एक अर्थव्यवस्था में जीडीपी से विस्तृत होता है, जीडीपी से बड़ा होता है।
तो प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या जोड़ना पड़ता है। आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, आपको ये वैल्यू पता करनी है, तो इसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा। देश की भौगोलिक सीमा में जो आपने कमाया, जो आपने उत्पादित किया, वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहलाता है। अगर आपने इसमें विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया, ऐसी आय जो भारतीय संसाधन विदेशोन में कमा रहे हैं, देश से बाहर रह करके कहीं कमा रहे हैं, उसको अगर मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए जीडीपी में मैं प्लस करूंगा एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ऐसी आय जो हमें भारत के ऐसे संसाधनों से प्राप्त हो रही है जो कहीं विदेश में बैठ करके कमा रहे हैं, तो वो है तो अपनी आय का हिस्सा, इसलिए इसको अपन इसमें ऐड करते हैं। तो देखिएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है, उसका रिलेशन होता है, प्रत्येक ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का रिलेशन होता है वो मार्केट प्राइस को फैक्टर पे चेंज करने के साथ होता है। साथियों, कोई चीज बनी, उसको बाजार में उतारने के लिए आपको उसमें अप्रत्यक्ष कर जोड़ने पड़ते हैं, तो इसका रिलेशन उसके साथ होता है। मूल्यह्रास का संबंध होता है वो ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करने के साथ होता है। नेट का मतलब ये होता है कि सकल से आपको शुद्ध में कन्वर्ट करने के लिए उसमें किसका समायोजन करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन का समायोजन करना पड़ता है। और डायरेक्ट टैक्स का कहीं कोई रिलेशन किसी के साथ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, एनएफआईए को हम काम में लेंगे। अपन बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय गणना करने की विधि काम में ली जा सकती है, यानी राष्ट्रीय आय की गणना करने की कौन कौन सी विधियां हैं जो प्रयुक्त हो सकती हैं। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि या सभी। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों ही विधियां राष्ट्रीय आय गणना करने में महत्वपूर्ण है। तीनों ही विधियां राष्ट्रीय आय गणना करने की विधियों के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई, प्रश्न आपसे यह पूछा गया है। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना का संबंध किस वर्ष के साथ है, प्रश्न आपसे यह पूछा गया है, तो उत्तर दीजिएगा। राष्ट्रीय आय समिति जो कि देश में आजादी के बाद में गठित की गई एक ऐसी समिति है जिसका संबंध राष्ट्रीय आय के मूल्यांकन के साथ है। सीएसओ की स्थापना से पहले या सीएसओ के गणना कार्य से पहले भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना का कार्य है वो राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इस समिति की स्थापना कब की गई, तो इस समिति की स्थापना की गई है 4 अगस्त सन 1949। 4 अगस्त सन 1949 को इस समिति की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। दोहरी गणना की समस्या का संबंध किस विधि के साथ है, प्रश्न ये पूछा गया है। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां अपन ने देखी, मैंने आपको बताया, उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय। तीनों में से ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसी कौन सी विधि है जिस विधि में राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। दोहरी गणना की समस्या का मतलब क्या होता है साथियों, कि यह होता है कि आपने, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, कपास से अपन ने क्या बनाया, धागा, और धागे से क्या बना, कपड़ा। ये एक प्रोसीजर होता है जिससे प्रोडक्शन का काम बनता है, उत्पादन करने की विधि होती है, तरीका होता है। मान लो कपास 100 रुपए का है,
धागा बनाने में खर्चा आया 20 रुपए का, यानी धागा बन करके तैयार हो गया 120 में, और इसका कपड़ा जब बनाया तो खर्चा आया 40 रुपए का, यानी कपड़ा बन के तैयार हो गया 160 रुपए में। महत्वपूर्ण यह है कि आप यहां 100 रुपए कपास के यहां भी शामिल कर लो, इस कपास की 100 रुपए की लागत धागे के साथ यहां भी शामिल कर लो, और इस धागे की कीमत 40 रुपए यहां शामिल करके 160 रुपए कर दो। यानी टोटल प्रोडक्शन की बात करें, टोटल राष्ट्रीय आय की बात करें, तो आप इन तीनों चीजों को जोड़ दो। तो ध्यान रखिएगा ये चीज गलत होगी, क्योंकि प्रत्येक चीज का दोहरा मूल्यांकन हो रहा। तो ये समस्या कौन सी विधि में आती है, प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा इसका संबंध होता है वो उत्पादन विधि के साथ होता है, प्रोडक्शन मेथड के साथ होता है। और इसी का समाधान करने के लिए वर्ष 2015 के संदर्भ में एक नई विधि का प्रयोग किया गया, जिसे अपन बोलते हैं मूल्य संवर्धन विधि, ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड। तो ये इसी विकल्प का संबंध है, इसीलिए मैंने आपको कहा था जीवीए का रिलेशन पूर्ति पक्ष के साथ होता है। किस पक्ष के साथ होता है? पूर्ति पक्ष के साथ होता है। तो मेरे ख्याल से अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहा होगा, आपने ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होगा। नेक्स्ट अपन बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में जीडीपी के में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है? इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं, इंडियन इकोनॉमी की मैं बात करता हूं, तो उसे 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए इसे 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है? 3 महत्वपूर्ण सेक्टर्स में, 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उनमें सब डिवाइड किया गया। समझने वाली महत्वपूर्ण बात यह है, प्रश्न आपसे यह पूछा जाए कि रोजगार की स्थिति पूछ ली जाए कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सबसे ज्यादा कहां मिल रहे हैं, तो लोग लगे हुए बिल्कुल कौन से क्षेत्र में है? प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन जब राष्ट्रीय आय की गणना की बात आती है, जब देश में उत्पादन की बात आती है, जब देश की इनकम में योगदान की बात आती है, तो वहां सबसे ज्यादा योगदान है वो तीसरे तृतीयक क्षेत्र का है। तृतीयक क्षेत्र जिसे अपन सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, इसमें सर्विसेज, सेवाएं तैयार की जाती हैं, जैसे बाजार हो गया, विपणन की सेवाएं हो गई, यातायात हो गया, शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, इन सारी चीजों को अपन इसके अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित एक मोस्ट प्रश्न इसको मैं बोल सकता हूं। क्या प्रश्न अपन से पूछा गया? देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में सही कथन है। प्रश्न आपसे यह पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में सही कथन कौन सा है? प्रश्न ये पूछा गया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में अगर सही कथन की मैं बात करूं, पहला ऑप्शन है जीडीपी जो है वो मार्केट प्राइस पर है, वो छोटी होती है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस वो छोटी होती है किससे? जीएनपी एट मार्केट प्राइस। साधारण अवधारणा में ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा गया है? भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य की अपन बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन है जीडीपी एट मार्केट प्राइस जीएनपी एट मार्केट प्राइस के बराबर होती है, यानी दोनों की वैल्यू समान होती है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस जीएनपी एट मार्केट प्राइस से छोटी होती है, सॉरी बड़ी होती है, यानी जीडीपी बड़ी है, जीएनपी छोटी है। जीडीपी और जीएनपी में कोई संबंध नहीं है, तो डी ऑप्शन तो मैं काटता हूं। बाकी ऑप्शंस को मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ढंग से ये समझ में आएगा। मैं ये मान के चल रहा हूं ये किसी देश की भौगोलिक सीमा है और भारत की ही भौगोलिक सीमा है। इस भौगोलिक सीमा में जो उत्पादित हुआ उसको आपने क्या नाम दिया साथियों? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन।
सकल राष्ट्रीय उत्पाद कौन से प्राइस पर, मार्केट प्राइस। मैं मान के चल रहा हूं कि इस देश की भौगोलिक सीमा में 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ। अगर मैं जीएनपी की बात करता हूं तो जीएनपी का मतलब तो हो गया ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, एट मार्केट प्राइस का मतलब हो गया एक देश के संसाधन जहां कहीं भी कमा रहे हैं उस सब का योग इसमें शामिल होता है। तो अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं विदेशों से प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय आय, जिसको मैं बोलता हूं NFIA, तो मैं इन सबको मिलाकर के कहां पहुंच जाऊंगा, इन सबको मिलाकर के जीडीपी प्लस NFIA को मैं जोड़ देता हूं तो मैं पहुंच जाता हूं जीएनपी एट मार्केट प्राइस पर। मैं कहां पहुंच जाता हूं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस पर है। जीडीपी से आपको जीएनपी एट मार्केट प्राइस पर आने के लिए NFIA, नेट फैक्टर इनकम, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ये बात मैंने आपको बता दी। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के संदर्भ की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए भारत का जीडीपी ये है और विदेशों से प्राप्त आय है वो अपने पास कितनी है, 10 है। तो बताइए जीएनपी कितना होना चाहिए, 110 होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट पे जाता हूं तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही बैठता है। एक कैसे सही बैठता है कि जीडीपी है वो तो आपने कितना माना 100 और जीएनपी है वो आपने कितना निकल के आया 110, इसका मतलब ये सही होना चाहिए। लेकिन हम पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। साथियों आप सबको पता होगा भारत का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, भारत की जो विदेशी आय है वो नकारात्मक रहती है, नेगेटिव रहती है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर भारत की जीडीपी 100 है तो विदेशों से प्राप्त जो आय है ना वो माइनस में 10 है। क्या है, माइनस में 10 है। अब बताइएगा आपका एन जीएनपी कितना आ गया, सर जीएनपी तो हमारा निकल के कम आ गया क्योंकि ये 100 था, ये माइनस में 10 है, यानी जीएनपी 90 आ गया। अब बताओ भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है वो अपने पास 100 है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस है 90 है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही बैठ रहा है। तो इस बात को आपको जरूर दिमाग में रखना है कि भारत के संदर्भ में जो जीडीपी है उसका आकार बड़ा होता है जीएनपी के मुकाबले। प्रश्न पूछा जाए क्यों, क्योंकि भारत का विदेशी व्यापार, भारत की विदेशों से आय क्या रहती है, नकारात्मक रहती। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रीय की गणना में किस मद को शामिल नहीं किया जाता है। नीचे आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी ऐसी मद है, कौन सा ऐसा आइटम है या कौन सी ऐसी चीज है जिसको अपन राष्ट्रीय की गणना में शामिल नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हस्तांतरण भुगतान, ऐसा पैसा जो आप किसी के खाते में ट्रांसफर करते हो, जैसे पेंशन हो गई, जैसे बेरोजगारी भत्ता हो गया, तो बिल्कुल इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। दूसरा मध्यवर्ती वस्तुओं को, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को, मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती हैं जिनके संबंध में अपन ने अभी बात की थी दोहरी गणना के संबंध में, यानी कपड़ा बना रहे हो तो कपास के मूल्य को शामिल नहीं करेंगे, कपास के मूल्य में होने वाली वृद्धि को शामिल करेंगे। तीसरी बात गृहिणी के कार्य को यह भी शामिल नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये सारी की सारी मदें हैं वो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं की जाती हैं, यानी इनमें से कोई भी मद है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि किस क्षेत्र में काम में ली जाती है। इनकम मेथड कौन से सेक्टर में काम में लिया जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा गया, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में आय विधि किस क्षेत्र में काम में ली जाती है, प्रश्न अपन से यह पूछा गया। तो भारत में आय विधि की बात करें तो आय का संबंध कौन से क्षेत्र के साथ है, तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र में इनकम मेथड, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में हम उत्पादन विधि काम में लेते हैं। कौन सी विधि काम में लेते हैं, प्रोडक्शन मेथड काम में लेते हैं, उत्पादन विधि को काम में लिया जाता है। और तृतीयक क्षेत्र के संदर्भ में बात करें तो कौन सी विधि काम में ली जाती है, आय विधि काम में ली जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रीय आय की स्थिर कीमतों पर गणना के लिए आधार वर्ष कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किस वर्ष को अपन आधार मानते हैं? वर्ष 2011-12, पहला ऑप्शन है वर्ष 2010-11, वर्ष 2011-12, 17-18 और 20-21। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की आधार गणना का आधार वर्ष 2011-12, लेकिन प्रश्न ये पूछा जाए कौन सा वर्ष संभावित वर्ष है, ऐसा कौन सा वर्ष है जिसको चेंज करने की संभावना चल रही है, तो फिर मेरा उत्तर चेंज होकर के ऑप्शन नंबर सी आ जाता। अभी वर्तमान में वर्ष पूछा जाए आधार वर्ष कौन सा है, तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आगामी कुछ वर्षों में यानी अभी चेंज करके कौन सा वर्ष करने की बात चल रही है, तो 17-18 इसका उत्तर हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, बाजार मूल्य व साधन लागत में मूलतः अंतर किसका पाया जाता है? यानी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में किसका अंतर पाया जाता है? बाजार मूल्य का मतलब होता है कोई चीज बनकर के तैयार मान लो 100 रुपए में होगी, खेत में मान लो प्रोडक्शन बनकर के 100 रुपए का तैयार हो गया, ये बाजार में जब बिकेगा, बाजार में जब बिकेगा तो इसमें और लोगों के मुनाफे के साथ साथ सरकार भी अपना मुनाफा जोड़ेगी, और सरकार का मुनाफा क्या होता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है। क्या होता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। यानी अगर मैं फैक्टर कॉस्ट में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देता हूं तो मेरे पास मार्केट प्राइस आ जाता है। मेरे पास कौन सा प्राइस आ जाता है? मार्केट प्राइस। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वैसे ज्यादा बेटर रहता कि यहां शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लिखा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, आधारित कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि जीवीए एट बेस प्राइस। बेस प्राइस का मतलब जिस वर्ष को आपने आधार मान के निकाला है, जीवीए एट बेस प्राइस निकालने के लिए बाजार मूल्य पर सकल मूल्य वृद्धि में से क्या घटाया जाता है? प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न आपसे यह पूछा गया है अगर आपके पास आधारित कीमतों पर जीवीए हो, यानी जिसको मैं क्या बोल सकता हूं? ग्रोस वैल्यू एडेड, किस बेस पर दे रखा हो? आपको दे रखा हो किस बेस पर? बेस प्राइस पर। और आपको उसे किस प्राइस पर लेके आना हो? जीवीए निकालने के लिए हमें दे रखा हो जीवीए एट, देखिएगा मैं इसको लिख देता हूं, जीवीए एट मार्केट प्राइस मुझे दे रखा है, मुझे चाहिए जीवीए एट बेस प्राइस। बेस प्राइस का मतलब आधार मूल्य के लिए निकालना है। निकालना किस प्राइस पर है? मार्केट प्राइस पर ही निकालना। तो ध्यान रखना इसमें से किस चीज को अपन लेस करेंगे? निवल उत्पाद कर, निवल उत्पादन कर, अप्रत्यक्ष कर या मूल्यह्रास। तो ध्यान रखिएगा इसमें से लेस करेंगे निवल उत्पाद कर। उत्पाद कर और उत्पादन कर दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो कर जो पर्टिकुलर इकाई पर लगे, प्रति इकाई पर लगे, उसे तो अपन बोलते हैं उत्पाद कर, और जो संपूर्ण पर लगे उसे बोलते हैं उत्पादन कर। तो ध्यान रखिएगा जीवीए एट बेस प्राइस निकालने के लिए मार्केट प्राइस में से मुझे प्रोडक्ट टैक्स लेस करना पड़ता है, यानी उत्पाद कर को लेस करना पड़ता है, न कि उत्पादन कर को। इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, व्यक्तिगत खर्च योग्य आय का सूत्र क्या है? पर्सनल डिस्पोजल इनकम का एक व्यक्ति जो आय खर्च करता है उसका सूत्र क्या है? व्यक्तिगत आय माइनस अप्रत्यक्ष कर। दूसरा है व्यक्तिगत आय प्लस निगम कर। तीसरा है व्यक्तिगत आय माइनस आयकर प्लस गैर कर अदायगी उपयुक्त सही। तो ध्यान रखिएगा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप पर्सनल इनकम में से इनकम टैक्स घटा देते हो
सरकार को कोई व्यक्तिगत रूप से जुर्माना देना वगैरह वो घटा देते हो, तो अपने पास व्यक्तिगत आय निकल करके आती है। तो ये साथियों आज की अपनी क्लास थी, जिसमें अपन ने महत्वपूर्ण 20 प्रश्न नेशनल इनकम से रिलेटेड डिस्कस किए थे। ये श्रृंखला अपनी आगे भी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।